राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, जहां पर 16 वर्ष की एक नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए पिछले 3 साल से डराया धमकाया जा रहा है। बताया जा रहा है परिवार इस डर की वजह से लगभग हर घर बदलने के लिए मजबूर भी हो रहा है। इसको लेकर कुछ हिंदुत्व नेताओं ने जब इसकी आवाज़ उठाई तो पीड़िता को एक हिम्मत मिली। तो वहीं आप बता सकते हैं कि पीड़िता जो कि पिछले 3 सालों से परेशान है, इस पूरे प्रकरण में हमारे संवाददाता प्रवीण सिंह ने बातचीत की। क्या है पूरी बातचीत, क्या रही मुलाकात, आइए सुनते हैं। यूनाइटेड भारत, मैं प्रवीण सिंह। अभी लखनऊ के यूनिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मामला बड़ा गंभीर है और लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। आइए हम बात करते हैं कि हिंदूवादी नेता है, हमेशा हिंदुओं के लिए हमेशा मुख्य रूप से बात करते हैं सुशील चतुर्वेदी जी से कि इनका आना मैंने कोई ना कोई गंभीर विषय जरूर है। जी सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय है आज का और किस मुद्दे को लेकर आप लोग आए हैं? उत्तर प्रदेश में फिर से जिहादी सर उठा रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राम उग्र शुक्ला जी की पुत्री को लव जिहाद का शिकार बनाए जाने की बात सामने जब आती है तो उस परिवार की रक्षा के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं कि वो पूरी घटना यहाँ सामने रखें। उस परिवार को, उसकी बेटी को धमकाया जाता है कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, धर्मांतरण कराओ, हमसे निकाह करो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। जब वो अपनी माँ और पिता को बताता है तो वो कहता है कि 2 टके का तुम्हारा बाप वकील, उसको मैं मार दूंगा। और इन सब बातों को लेके बहादुरी के साथ वो बच्चे और उसके पिता हम लोग से संपर्क करते हैं। हम लोग उसकी FIR कराते हैं। 161 का बयान जब कराने आते हैं तो वहाँ जो जांच अधिकारी है वो उसके बयान को उलट पुलट के लिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें मुझे वो जो बताते हैं तो मेडिकल होता है और सब कुछ होता है। उसके बाद हम लोग जो है 164 का जब बयान कराने पहुँचते हैं तो वहाँ कोर्ट में वर्ग विशेष के वकील वहाँ पर इनको सैकड़ों की संख्या में घेर लेते हैं। राम उग्र शुक्ला जी तो को अभी मौजूदा समय में योगी जी की सरकार है, देश में हिंदूवादी संगठन है, तमाम चीज़ें होने के बावजूद इस तरह की कैसे घटनाएं हो रही हैं? देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। मेरे पास तो दर्जनों मामले आते हैं। अब मैंने सरकार को एक ज्ञापन बनाया है उस सरकार के लिए कि जो पास्को के मामले, छेड़खानी के मामले, लड़कियों से जुड़े मामले हों, उनको फास्ट ट्रैक अदालतों में चलाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सजा हो, कार्रवाइयाँ हो, मौलानाओं को, इमामों को इन पर सख्ती जाए। यही धर्मांतरण कराते हैं, यही मस्जिदों में भड़काते धमकाते हैं। तो जब तक इनको नहीं सज़ा मिलेगी तब तक ये नहीं रुकने वाला है। और अवैध बिल्डरी के काम, अवैध धार्मिक स्थल के आड़ में जो अवैध मार्केटिंग, उनसे जो धन कमाया जा रहा है वो लव जिहाद में खर्चा हो रहा है। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या जो 2 पैसा दे करके अवैध कार्य हो रहे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। तो सरकार को एंटी रोमियो स्क्वाड को जीवित करना होगा, अस्पतालों पे, सिनेमाघरों में, पार्कों में। तो जब तक ये एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं सक्रिय होगा, थानों में सख्ती नहीं की जाएगी कि ऐसी पीड़िताओं को लौटाया ना जाए। अभी आप लोगों ने बताया कि थाने के अंदर धमकाया जा रहा था। जी, तो हम वही कह रहे हैं कि जो थाने में जब ऐसी पीड़िताएँ जाती हैं उनकी FIR नहीं दर्ज होती। अगर हमारे जैसे नेता फ़ोन कर देते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो कासिम आबदी जैसे DCP यहाँ बैठे हुए ये हम लोग को धमकाते हैं कि उनकी न्याय की आवाज़ ना उठाओ। तो ये कब का मामला है? ये अभी दलित समाज की बच्ची थी इंदिरा नगर थाने में, जब उसको न्याय नहीं मिला, उसकी आवाज़ को दबाया गया, हम उसकी लाश को लेकर सड़क पर उतरे परिजनों के साथ, तो मुझको धमकाया गया, मेरे पर FIR दर्ज कर दी गई। तो मतलब ये मामला भगवा से भगवा का द्वेष उत्तर प्रदेश में योगी जी तक बात नहीं पहुंच पाती है। आप एक माध्यम हो, आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचे कि सरकार में ऐसे अधिकारी जो बैठे हुए ये हिंदुओं की आवाज़ को गला दबाने का काम करते हैं और इससे सरकार बदनाम होती है। 2024 में इसका खामियाजा भी सरकार भुगत सकती है। हम लोग योगी जी के समर्थक हैं, उनके साथ हैं और विश्वास है हमें उनके ऊपर। इसीलिए ये ज्ञापन बनाया है कि उस तक की आवाज़ पहुँचे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो काला कोट पहन के पत्रकारिता का चोला उड़ करके अवैध बिल्डरी का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और धमकाने का काम करते हैं, पीड़िता को धमकाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई। आपने अभी अपने संबोधन के दौरान ये बताया कि कोर्ट के भीतर काला कोट पहन के या बाहर जमीन कब्जा करने का मामला हो, चाहे पत्रकारिता करने का मामला, तो इस मामले को कैसे जस्टिफाई किया जाए? कौन सही है, कौन गलत? करोड़ों रुपया सरकार अपनी इंटेलिजेंस पे खर्चा करती है। ये काम किसी पत्रकार का नहीं है, किसी वकील का नहीं है। हमने आरोप लगाए, इंटेलिजेंस के द्वारा जांच कराए
कैसे बार एसोसिएशन चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, शराब दी जाती है चुनाव में। अरे वकीलों के चुनाव छोड़ो, आप जो छोटे छोटे विभागों के कर्मचारियों के चुनाव होते हैं, क्या ये आपको नहीं मालूम? आपकी पत्रकारिता जगत में यहाँ आपकी प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है? ये प्रेस क्लब की आय में ये अवैध दुकानें जो यहाँ खुली हुई हैं, ये किसने दे रखी है? ये अवैध दुकानें नहीं है क्या? ये पैसा कहाँ खर्चा होता है? इसी पैसे के दम से सारे गलत कार्यों को अंजाम दिया जाता है। हम ऐसे पत्रकारों का सम्मान करते हैं जो ईमानदारी से अपने परिवार का चूल्हा जलाते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, उनको मेरा सलाम है, सत नमन है। पत्रकारों ने सदैव मुझे सम्मान दिया, वक्ताओं ने मुझे सदैव सम्मान दिया, लेकिन ऐसे पत्रकार जो छोटा वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, पहले शिकायत करवाते हैं अवैध बिल्डिंगों की, फिर उनसे वसूली का कार्य करते हैं, ऐसे पत्रकारों को प्रेस क्लब में बैठे हुए अध्यक्ष जी उनकी जांच कराएं और उनके खिलाफ सख्ती से निपटे, नहीं तो पत्रकारिता बदनाम हो जाएगी आपकी। तो इस चोले के इस बड़ी पहचान है कि आज आम इंसान की आप आवाज़ हो। अधिवक्ता के पास लोग आते हैं न्याय मांगने, न्याय दिलाने का काम हम करते हैं। सादे पन्ने पे अपने बाप को कोई दस्तखत करके नहीं देता, लेकिन एक वकील को सादे पन्ने पे दस्तखत करके दे। जिस दिन हमने अपनी ईमानदारी खो दी, उस दिन देश में न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो पत्रकारिता का हमारा दोनों का हक है। आपके अनुसार क्या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे जस्टिफाई हो सके कि कौन सही वकील है और कौन सही पत्रकार है? फिर वही बात, इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही है? सो रही है। कोर्ट के यहाँ परिसर के अंदर फर्जी वो जमानतगीर लोग 20-20 हज़ार रुपये लेके वो जमानत लेते हैं। किसको छुड़ाते हैं? आतंकवादियों को छुड़ाते हैं, अपराधियों